नमस्कार दोस्तों, आपका भाई फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज आपका भाई जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है, उस रिक्त स्थानों की पूर्ति के अंतर्गत जितने प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों को कराएगा। तो चलिए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। और प्रश्नों को देखने से पहले इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तो यह सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और एकदम ट्रिकली होने वाला है और फुल ट्रिक के साथ और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इन सभी प्रश्नों को आपके दिमाग में बैठा दूंगा। तो चलिए हम अपने प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखते हैं। जाइलम में पाए जाने वाले डैश और मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। हमने आपको पढ़ाया था जो समवन ऊतक होता है, उस समवन ऊतक में दो ऊतक आते हैं। पहला आपका जाइलम ऊतक और दूसरा आपका जो फ्लोएम ऊतक होता है वो फ्लोएम ऊतक। तो पहले के बारे में बताया था जाइलम ऊतक में कि आपके चार कोशिकाएं पाई जाती है। पहला वाहिकाएं, दूसरा वाहिनिकाएं और जो जाइलम तंतु होता है, और चौथा जो होता है आपका जाइलम मृदुतक अर्थात जाइलम पेरेन्काइमा। तो यहाँ पर जो पाए जाने वाली जो जल का और खनिज लवणों का स्थानांतरण करती है वह दो मुख्य रूप से जो कोशिका है उसका नाम है वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। इस बात को हमेशा याद रखिए। देखिए, यह दोनों शब्द सुनने में आपको एक लगेगा, ठीक है। पहला आपका हो जाएगा वाहिकाएं, वाहिकाएं हो जाएगा जिसको अंग्रेजी में वेसल्स कहते हैं, ठीक है। और उसका दूसरा होता है आपका वाहिनिकाएं, ठीक है। वाहिनिकाएं दूसरा हो जाता है वाहिनिकाएं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पहले को हम कहते हैं वेसल्स और दूसरे को कहते हैं टेगिट्स, ठीक है। इन दोनों को इंग्लिश याद रखिएगा। अब देखिए, जो हमारा दूसरा प्रश्न है, चालनी नलिकाएं के जीव द्रव्य के बीच में डैश के द्वारा संबंध स्थापित होता है। तो छिद्रों के द्वारा, एकदम आसान है। हमने आपको पूरे सेशन में खूब अच्छा डीपली तरीके से फ्लोएम ऊतक के बारे में बताया था, उसमें हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो छिद्रों के द्वारा आप याद रखिएगा। अब देखिए, जो हमारा तीसरा प्रश्न, उस तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो मृदा से मतलब कि मिट्टी से, ठीक है, जल का अवशोषण डैश के द्वारा होता है। मतलब कि जौन माटी बा, वो माटी से जल का अवशोषण जौन पौधा बटे वो केकरा द्वारा करेला, ओकर नाम बता देगा। जो मिट्टी से जल का अवशोषण मूल रूप के द्वारा होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। मूल रूप मतलब जड़, ठीक है, ये हो गया। चौथा नंबर प्रश्न है कि पौधों में जल का लगातार अवशोषण डैश पर निर्भर करता है। तो जो अवशोषण है वो अवशोषण आपके किस पर निर्भर करता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पर, ठीक है। वाष्प उत्सर्जन अगर तेजी से होगा तो जल का अवशोषण एकदम तेजी से होगा, ठीक है। ये होगा। जो पाँचवें नंबर प्रश्न है, उस पाँचवें नंबर प्रश्न को देखते हैं। डैश और डैश के फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। मतलब कि डैश और डैश के द्वारा जो फलस्वरूप होता है, उसके फलस्वरूप जो सतत मतलब लगातार हो गया, और जल मतलब जल, स्तंभ मतलब कि जो लंबवत जो रेखा होता है उसे हम स्तंभ कहते हैं। मतलब जल का सतत लंबवत जो परिवहन होता है, उस परिवहन का निर्माण किस प्रकार से होता है उसे बताएं। तो वाष्प दाब के द्वारा और दूसरा वाष्प उत्सर्जन क्रिया। देखिए, वाष्प उत्सर्जन क्रिया के द्वारा जल को खींचेंगे और वाष्प दाब के द्वारा उसे ऊपर ठेलेंगे। तो देखिए, खिंचाए और ऊपर ठेलाए, तो एकदम सतत रूप से जब खींच लेंगे, खींचे ऊपर लगातार हम जब ठेलेंगे, तो जब प्रेशर देंगे, वाष्प दाब देंगे, तो वह ऊपर जाएगा, तो स्तंभ के रूप में जाएगा जल, ठीक है। और लगातार जाएगा, तो वो उसी को बताना है कि यह जो जल स्तंभ होता है किस प्रकार से निर्माण हो जाना है, तो ठीक है। यही हमारा उत्तर होगा कि वाष्प दाब और जो वाष्प उत्सर्जन है वो। 6 नंबर प्रश्न है कि दायां और बायां निलय एक दूसरे से डैश के द्वारा अलग होते हैं। दायां और बायां है और निलय का बात किया है, तो हम इसका क्या नाम दे देंगे जी, कि अंतरा निलय भी थी, ठीक है। दायां, देखिए, एक तरफ आपका दायां हो गया, एक तरफ दायां, एक तरफ बायां, ठीक है। या दायां निलय या बायां निलय, ठीक है। इन दोनों का बांटने जो भित्ति है, इस भित्ति का क्या नाम है जी आपका, देखिए, अंतरा मतलब होता है अंतर, मतलब कि इन दोनों के बीच बांटने वाला। तो देखिए, इसका हम नाम याद रख सकते हैं कि अंतरा निलय भित्ति, ठीक है। ये हो गया। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए हमेशा दिमाग में एक ना एक बात को अच्छे से याद रखिएगा, ट्रिक के साथ याद रखिएगा, नहीं तो ये दिमाग है जो इसका लक्षण है कि यह भूलने का काम करता है, ठीक है। आपको याद रखना है, किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, बस आपको उस पर फोकस करना है। देखिए, अब जो 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दाब डैश कहलाता है। क्या कहलाता है जी, तो हमने आपको पढ़ाया था रक्तचाप कहलाता है, ठीक है। रक्त मतलब का, चाप मतलब होता है दाब,
ठीक है। मतलब रक्त का दाब क्या कहलाता है जी? रक्तचाप कहलाता है। किस में आपका रक्त का दाब होगा? धमनी में होता है, ठीक है। ये हो गया 8 नंबर प्रश्न। उस 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो इसका सही उत्तर आप क्या मारिएगा? रक्तचाप, ठीक है, रक्तचाप मार लीजिएगा। ये हो गया 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। धमनियाँ शुद्ध या डैश रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो देखिए, शुद्ध रक्त का दूसरा नाम ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनित रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। एकदम आसान है, नाम दे दिया शुद्ध। शुद्ध मतलब एकदम साफ सुथरा, साफ सुथरा मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजनेट रक्त, ठीक है। ये हो गया। अब देखो 9 नंबर प्रश्न है। ऊतक कोशिकाओं के बीच स्थित दंत सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। देखिए, लसिका में हमने पाया था कि लसिका जो होता है, लसिका में आपका आरबीसी नहीं पाया जाता, ठीक है, आरबीसी नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। तो देखिए, हमने आपको परिभाषा लिखा था कि डब्ल्यूबीसी युक्त रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं जी? लसिका कहते हैं। तो वही यहाँ पर परिभाषा पूछा है। जो कोशिकाएं होती है ऊतक की, उन कोशिकाओं में जब डब्ल्यूबीसी युक्त प्लाज्मा होगा तो हम क्या कह देंगे? उसे लसिका कह देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जी? डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा। अब देखिए, जो हमारे ये 9 के 9 प्रश्न थे, वो 9 के 9 प्रश्न एकदम अच्छे से ट्रिक के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त हो गए। आशा करते हो कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।